हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टाइटल से आपको समझ में आएगा कि आज के चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि MC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, MEEC। ओके, इसके पहले हमने क्या क्या चैप्टर पढ़ा है? इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, उसके बाद में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी चैप्टर पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में हमने स्टेशनरी चार्जेस जो होते हैं, पॉइंट चार्जेस के बारे में बात की, और उसके बाद में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या होता है वो भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स वो भी हमने पढ़ा है, और हमने ये भी देखा है कि लाइक चार्जेस दे रिपेल, अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये पढ़ने में भी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने जिक्र किया था, उसके कुछ कूलम्स लॉ, कुछ बाकी हमने रूल्स देखे थे। इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, और इसमें भी हम कुछ रूल की बात करेंगे, जैसे कि राइट हैंड रूल, बाय-शॉर्ट्स लॉ, ये सब की बात इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर से। आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है, और मैग्नेटिज्म भी है। तो जैसे कि मैंने एक लेक्चर में पहले बताया था कि कई स्टूडेंट्स को इस सारे चैप्टर में कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सारे चैप्टर एक जैसे लगते हैं। इतना नहीं कि जब स्टूडेंट जब आंसर लिखते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है या करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में फिर से मैं बताता हूं कि इसमें हम पॉइंट चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कोई मूविंग चार्जेस नहीं होता है। Q1 Q2 ये चार्जेस हम लेते हैं, हम कूलम्स लॉ लगाते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें हम कांस्टेंट लेते हैं, कूलम्स कांस्टेंट लेते हैं, और उसमें सारी जो चीजें हैं कि आपका फोर्स, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका हमने जिक्र किया, और उसमें हमने कैपेसिटेंस का जिक्र किया है। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में हमने करंट, ओके, उसके बाद में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, ओके, तो R इक्वल टू रो L बाय A, इसका हमने जिक्र किया। उसके बाद में हमने करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF क्या होता है, ओके, इसका हम जिक्र किया है। और हमने ये भी देखा है कि जब कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है, जैसे कि हमने हीट देखा था कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ओके, जो जूल्स लॉ है, ये हमने देखा था। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पैरेलल, सीरीज रेजिस्टेंसेस, उसके बाद में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन नेटवर्क, मीटर ब्रिज, केविन्स मेथड, और बाद में पोटेंशियोमीटर, और उसके कई कई एप्लीकेशंस, E1 E2 का जो कंपैरिजन है, या तो टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये सब चीजें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था। आज का जो चैप्टर है हमारा, आज का चैप्टर ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है करंट का, यानी कि कोई कंडक्टर में से जब करंट पास हो रहा है, कोई कंडक्टर में से जब करंट पास हो रहा है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से आती है, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे, उसका हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, ईयर 1820 में हंस रोस्टेड ने 1820 में, ओके, हंस ओके, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी की थी, और उन्होंने कहा था कि जब कोई कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके कारण एक फील्ड जनरेट होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ओके, और ये फील्ड को उन्होंने दिया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा नाम दिया था, ओके। तो
ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टूडेंट। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि मान लो कि ये यहां पे एक कंडक्टर है, ओके, और इसके पास में मान लो आप एक मैग्नेट लेके जाते हो, इस कंडक्टर के पास में आप मैग्नेट लेके जाते हो, तो इसके थ्रू आपको करंट फ्लो होता है। दोनों ऑपोजिट है। इसमें क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण एक फील्ड मिल रही है हमें। करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण हमें फील्ड मिल रही है। यहां पर क्या है, यहां पर एक कंडक्टर है और उसके करीब जब हम एक मैग्नेट लेके जाते हैं, तो मान लो कि यहां छोटा कोई एक छोटा बल्ब लगा देंगे हम, ओके, और इसमें कोई सेल लगा नहीं है, देयर इज नो एनी सोर्स जो आपको यहां पर ईएमएफ दे। तो यहां पर ये ऐसा कंडक्टर, लेकिन इसके करीब जब हम मैग्नेट लेके जाएंगे तो देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट इन दिस कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम ये देखेंगे। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या देखेंगे कि जब कोई कंडक्टर से करंट फ्लो है तो उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, मैग्नेटिक तरह। ओके, तो ये दोनों ऑपोजिट स्टूडेंट। ये पता है आपको, ये माइकल फैराडे ने इसका खोज की थी, माइकल फैराडे ने। ओके, तो माइकल फैराडे ने यहाँ पे आपको हेंस फोर्स्टन किया था। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मैं बता दूं आपको, इसका प्रिंसिपल यूज करके, इस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट का प्रिंसिपल यूज करके आप इलेक्ट्रिक मोटर ये समझ सकते हो। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन, ये इसका जो प्रिंसिपल काम में आता है आपको जनरेटर के। जनरेटर आपका एसी जनरेटर हो सकता है, डीसी जनरेटर हो सकता है, लेकिन इसमें जनरेटर में ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और आपके इलेक्ट्रिक मोटर आप देखेंगे कि एसी मोटर, डीसी मोटर, इसमें आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रिंसिपल यूज करते हैं। यानी कि कोई करंट में से जब करंट पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड करंट मोटर घूमती है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें कैसा है कि इसमें एक वाइंडिंग, उसके बाद में जब मैग्नेटिक नहीं होता तो जनरेटर घूमता है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। एसी वोल्ट जनरेट करेगा, डीसी वोल्ट जनरेट करेगा, वो डिपेंड करेगा या इसके आपके मोटर के डिजाइन पे। तो ये जो दो जो चीजें हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो इसमें यूज करता है इसके उल्टा इसमें आप ये करते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बात आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें हम पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैग्नेट। ओके, मैग्नेट क्या होता है, उसके बाद में आपकी परमिएबिलिटी क्या होती है वो थोड़ी हम बात करेंगे, और उसके बाद में लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है उसके हम जिक्र करेंगे। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे राइट हैंड रूल के बारे में। ओके, तो मैग्नेट की खोज तो कई साल पहले, यानी कि बिफोर क्राइस्ट भी हुई थी। यानी कि कोई ऐसा कहते हैं कि कोई ग्राहकी जा रहा था जंगल में, तो उसका पैर जो शूज बना था तो वो चलते चलते कहीं अटक गया। तो उसे जब देखा कि वहां पर एक मैग्नेट है, तो पहले ऐसा माना जाता था कि मैग्नेट यानी कि उसमें कोई आत्मा होती है। क्योंकि होता क्या है, तो वो कोई लोहा रहा तो लोहे को पकड़ने के लिए वो दौड़ता है। यानी कि मान लो कि यहाँ पर आपने मैग्नेट लिया, यानी मैग्नेट रखा, पास में मान लो आपने आयरन रखा, तो वो उसको खींचता है। तो पहले ऐसा एक मिसकंसेप्शन था कि ये जो मैग्नेट है इसको एक लोड सेल भी कहते हैं। लोड सेल, लीडिंग सेल या लोड सेल। ओके, लोड सेल भी कहते हैं। ओके, लोड स्टोन, सॉरी, इसको लोड स्टोन कहते हैं। इससे लोड स्टोन भी कहते हैं मैग्नेट को। ओके, पहले उसका नाम था लीड स्टोन था। लीड यानी कि आगे जाना और ये करना। तो ऐसा होता था कि ये मैग्नेट कोई लोहे को जब खींच रहा है, पकड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उस समय ऐसा था कि कोई चीज इसको पकड़ दी, इसका मतलब उसमें कोई आत्मा है, देव है, भगवान है, ऐसे मानते थे। लेकिन बाद में ऐसा मान पड़ा कि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक मटेरियल है जो आयन को, या आयन के जो अलॉय है, ओके, जो आयन का अलॉय है उसको वो खींचता है। तो मैग्नेट का खोज तो बहुत पहले हुआ था। अब तो पता है आपको कि मैग्नेट कई टाइप में मिलते हैं। आपको मैग्नेट चाहे उस शेप में मिलते हैं, ये शेप में भी मैग्नेट आपको मिलते हैं, या कोई डिस्क शेप में आपको मैग्नेट मिलते हैं, या आपका कंपास का जो मैग्नेट होता है तो वो भी आपका कुछ इस टाइप का होता है। ओके, कंपास का जो मैग्नेट होता है, यानी कि मैग्नेट के एक्चुअली दो टाइप है। एक तो आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है, उसके बाद नेचुरल मैग्नेट है। तो नेचुरल जो मैग्नेट है, जो आपको नेचुरल, और ये आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब कि आप बनाते हो कुछ चीज लेकर, तो वो आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ये मैग्नेट चाहे उतना आप स्ट्रांग
बना सकते हो। ये तो जो नेचुरल जितनी स्ट्रांग रहता है उतना स्ट्रांग नहीं रहता, ये तो लो इसकी ये रहेगी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ओके, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होगी, आर्मेचर की वो आप बढ़ा भी सकते हो। आजकल कई इक्विपमेंट मान लो कि आपका स्पीकर हो या आपके हार्ड डिस्क या कोई सीडी रोम, इसके अंदर भी मैग्नेट रहता है। यदि आप सीडी रोम को कभी फोड़ते हो तो उसके अंदर भी आपको मैग्नेट मिलेंगे। इस प्रकार के सीडी रोम में इसी प्रकार के आपको मैग्नेट मिलेंगे। 2 मैग्नेट होते हैं सीडी रोम में जो हेल्प करते हैं ड्राइव करने के लिए। और मैग्नेट 2 टाइप के, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट में आप तो कोई वाइंडिंग यूज करके भी आप सोलनॉइड में आप आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड आप जनरेट कर सकते हो। ओके, तो आपको पता है कि मैग्नेट में जैसा हम देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कि हमने देखा था कि ये Q1 चार्ज मान लो पॉजिटिव है, यहाँ पे Q2 चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव हो तो आपको पता है कि देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स। ओके, और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि मान लो कि मैंने यहाँ पर ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ओके, और हमने अरे बात देखी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि मान लो कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, तो आपका लाइंस आपके ऐसे जा रही थी। ओके, वो प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ जाती है, प्लस से निकलती है माइनस जाती है, प्लस से निकलती है माइनस जाती है। ओके, तो दिस वाज द सीन व्हेन वी स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो ये प्लस से निकलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन और वो माइनस की ओर जाते हैं, माइनस चार्ज की ओर जाते हैं। ओके, और इसकी प्रॉपर्टी भी क्या थी? इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो लाइन थी आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइन है, इसकी 2 प्रॉपर्टी। एक तो क्या थी, वो दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। दूसरा क्या है, दे डू नॉट मीट ईच अदर, यानी कि कोई एक लाइन जा रही है आपकी इलेक्ट्रिक की। ओके, तो उसको कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती थी, ये हमने पढ़ा था। ओके, और हमने ये भी देखा था कि दोनों जो लाइन यहां पे मिलती है दे डोंट मीट ईच अदर। तो स्टूडेंट इसमें भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड में भी यही चक्कर है कि आपका नॉर्थ से आपकी लाइन जाती है साउथ की तरफ, नॉर्थ से आपकी लाइन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जाती है साउथ की तरफ। कैसे जाएगी? वो ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की ओर जाएगी। दे विल नॉट मीट ईच अदर और दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये ऐसा दिखा सकते हो, ये ऐसे। ओके, तो यहां पर कैसे दिखाएंगे आप? सॉरी, यहां पर नहीं मिलेगी, ये ऐसे दिखा सकते हो आप। तो क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जामिनेशन की व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बता सकते हैं कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ जाती है। लेकिन ये तो हो गया आपका एक्सटर्नली आपका नॉर्थ से निकलेगी साउथ जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ जाएगी। लेकिन इंटरनली क्या होगा? इंटरनली आप देखेंगे कि ये नॉर्थ से निकल रही साउथ जा रही है, फिर से ये नॉर्थ का दिशा, मतलब इंटरनली जो है, इंटरनली आपका ये साउथ से निकलेगी और नॉर्थ जाएगी। इंटरनली क्या होगा? ये साउथ से निकलेगी और नॉर्थ जाएगी, और एक्सटर्नली क्या होगा? ये नॉर्थ निकलेगी साउथ जाएगी। ये तो वही बात होगी जो आपका आप प्लस क्यू चार्ज देखते थे या माइनस क्यू चार्ज देखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये चक्कर था। ओके, तो ये चैप्टर पढ़ते समय आपको आसानी जाएगी क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है और कई इसके जो इक्वेशन है, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की अलग जात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग जात है, लेकिन इसमें कई सिमिलैरिटी है। जैसे मैं बताऊं आपको कि जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने जो कांस्टेंट था वो था आपका एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या होता है? ये आपका परमिटिविटी। परमिटिविटी हम देखते थे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो भी मटेरियल है। ओके, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। ओके, यानी परमिशन टू डू द एक्टिविटी हम बोल सकते हैं, और परमिएबिलिटी यानी कि परमिशन टू डू द एबिलिटी। ओके, तो ये आपका परमिटिविटी और ये इसमें होगा आपका परमिएबिलिटी कांस्टेंट का आता है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक लाइंस आपके जो जाएंगे तो वो आपके नॉर्थ से जाएंगे साउथ जाएंगे, और उनका प्रॉपर्टी ये रहेगा कि दे विल नॉट मीट ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, नॉर्थ से साउथ जाएंगे एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट, ऐसे इंटरसेक्ट भी नहीं होगी। मान लो कि एक मैग्नेट यहां रखा है, दूसरा मैग्नेट यहां रखा है, तो उनका जो लाइन रहेगी वो एक दूसरे को मिलेगी नहीं। मान लो कि यहाँ पे हम दूसरा मैग्नेट रखते हैं, यहाँ पे दूसरा मैग्नेट रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे मान लो हम
साउथ रखेंगे और यहाँ पे नॉर्थ रखेंगे, तो क्या होगा, क्या जैसा हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, देयर विल बी रिपल्शन, देयर विल बी रिपल्शन, तो ये इधर आ रहा है, ओके, देयर विल रिपल्शन लाइक दिस, देयर विल बी रिपल्शन ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स, ऐसा रहेगा, ओके, ऐसा रहेगा, आपका यहाँ आ रहा है ऐसे, तो देयर विल रिपल्शन। लेकिन जैसे वहां पे ये जो साउथ या नॉर्थ आएगा तो देयर विल बी अट्रैक्शन, जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में दिखाया था, वैसे इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ मान लो एन रखते हैं, तो देयर विल बी अट्रैक्शन ऑफ द फोर्सेस। तो ये तो बात हो गई आपकी मैग्नेटिक लाइन की, ओके। तो हमने देखा कि देयर इज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक देयर वाज परमिटिविटी, इन द मैग्नेटिक फील्ड देयर इज द परमिटिविटी। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट हमने देख लिया, ओके, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे कि जब इसका स्टडी किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो एक रूल निकल के आया था, उसे कहते हैं हम राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो ये राइट हैंड रूल क्या होता था? राइट हैंड रूल से हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमें पता होगा राइट हैंड रूल से। हमने एक तो देखा कि हमने जब कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें एक चीज क्या होती है कि उसमें तो हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। हम देखा था कि I²RT से हम हीट निकाल सकते हैं, और हीट के अलावा हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रही है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, ये हम देखेंगे। तो पहले मैं बता दूं आपको कि यदि आपको ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है बी, ओके, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन होगा हमारा राइट हैंड रूल से। ये राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि मान लो ये कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, और मान लो कि मैं मेरा थंब उस डायरेक्शन में रख रहा हूं, मैं मेरा थंब उस करंट के डायरेक्शन दिखा रहा हूं, यानी कि इफ माय थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस कर्व फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बताता हूं मैं आपको, राइट हैंड रूल ये बताता है कि मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, और मैं ये जो मेरा थंब है, राइट हैंड ना, राइट हैंड मैं ऐसे पकड़ता हूं, तो इफ माय थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, this forefinger which is curled around this conductor will show the direction of magnetic field. तो इसे कहते हैं हम राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ये तो हो गया स्ट्रेट कंडक्टर, जिससे मैंने, अब मान लो कि मैं इस कंडक्टर को डायरेक्शन दिखा रहा हूं, डायरेक्शन चेंज करता हूं इसकी, तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो मेरे को ये जो मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड ऐसे इस तरफ से पकड़ना पड़ेगा, ओके। तो इफ दिस थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, this forefinger will show the direction of magnetic field. It's very simple. अब मान लो ये तो स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। मान लो कि हम एक कंडक्टर ऐसा लेते हैं कि एक कॉइल लेते हैं, मान लो कि कॉइल लेते हैं, और ये कॉइल ले ली, और इसके थ्रू मान लो करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो जैसे करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? और ये करंट फ्लो होके किधर से आएगा? ये करंट फ्लो होके इधर आएगा, यानी ऐसा आएगा। अब मान लो आपको किसी ने पूछा कि इसमें डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये तो हमें पता है कि यदि यहां से ये करंट फ्लो हो रहा है, इसका हम इतना पीस लेते हैं, और हम यदि इसका ही मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो फील्ड कैसे होगी? वो फील्ड ऐसे होगी, वो फील्ड ऐसे जाएगी, ये फील्ड ऐसे जाएगी, लाइक दिस, ऐसे जाएगी, है ना। लेकिन जब ये करंट यहां से फ्लो होते हुए यहां आएगा, ये फ्लो जब होता है यहां आएगा, तो क्या होगा? यहां से जब करंट फ्लो यहां आएगा तो क्या होगा कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन इस तरफ होगा, ओके। इसका मतलब आपकी जो लाइन कैसे होगी? मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कैसे होगी? ये ऐसे होगी, यानी कि यहां से ऐसे होगी, ये यहां से ये जो लाइन ऐसे होगी, ओके। ये ऐसे आएगी, इस तरफ से आएगी, एंड इस तरफ देखेंगे तो वो ऐसे जा रही है, ओके। लेकिन इस तरफ देखेंगे आप तो, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है यहां पे, तो यहां पे ऐसे जाएगी।
इसका मतलब क्या रहा, ये जो लाइंस है ये ऐसे जा रही है, इसे देखेंगे हम तो ये लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इधर से आ रही है, ओके, ऐसे जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ओके, यहां पर इधर जा रही है, यहां पर इस तरफ जा रही है ना, और ये आके फिर इधर जा रही है ना। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर आपका नॉर्थ पोल है, इधर कहां आपका साउथ पोल हो गया ना। ये तो वही बात होगी कि आपको नॉर्थ से लाइन निकल रही है, साउथ तरफ जा रही है, ओके। यानी यहां पर हमने एक कंडक्टर लिया, ओके, एक ग्राउंड कंडक्टर लिया, ओके, उसमें हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया, और जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, तो इसका यदि हम मैग्नेटिक इसका इफेक्ट देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि जब ये लाइन ऐसे जा रही है, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और यहाँ पर आपका साउथ पोल क्रिएट हो गया, है ना, क्योंकि लाइंस जो हो रही है ये आपकी ये नॉर्थ से निकल रही है और यहाँ पे साउथ जा रही है ना, ये साउथ से निकली, ये नॉर्थ में जा रही है इंटरनली, ओके। तो ये तो हो गया आपका इफेक्ट आपका कैसे होगा, यानी इसका डायरेक्शन कैसे होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा जब हम कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहे हैं। अभी हम इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकालने के लिए हमारे पास में एक लॉ है, उस लॉ को हम कहते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ हमें क्या देता है, बायो-सावर्ट्स लॉ हमें देता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बायो-सावर्ट्स लॉ का यूज करके हम जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये हमें निकाल सकते हैं। तो बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, बायो-सावर्ट्स लॉ ये कहता है कि कोई कंडक्टर में से मान लीजिए कंडक्टर है, इसके थ्रू जब कोई करंट फ्लो हो रहा है, ओके, और ये उसका हम कुछ छोटा लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे, स्मॉल लेंथ डीएल कंडक्ट करेंगे, तो बायो-सावर्ट्स लॉ कहता है कि मान लो एक पॉइंट लेते हैं हम, यहाँ पे पी पॉइंट लेते हैं, ओके, जिसका डिस्टेंस यहां से है, मान लो कि आर डिस्टेंस पे है, ओके। तो बायो-सावर्ट्स लॉ ये कहता है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक क्रिएट होंगी, वो क्या होगी, वो होगी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ये करंट पे डिपेंड होगी, यानी कि करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ेगी, करंट कम हो गया तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। बायो-सावर्ट्स लॉ और एक बात कहता है कि वो कहता है कि ये dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, ओके, dl हमने क्या किया, एक छोटा एलिमेंट लिया है, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, यानी लेंथ बढ़ गई तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। बायो-सावर्ट्स लॉ और एक बात कहता है कि dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी जो ये एंगल है, ओके, ये थीटा एंगल, इस पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिपेंड होगी, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड होगी, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन देख रहे थे, कूलम्ब्स लॉ हमने देखा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस वहां भी आया था। तो यहां पर वही चक्कर है कि ये तो आपका फोर्स होगा, यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट बढ़ गया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। Magnetic field is also directly proportional to the length of the conductor, and magnetic field is also proportional to the sin theta, यानी कि dl, और आपका जो ये है उसका एंगल में भी आपका डिपेंड करेगा। और magnetic field is inversely proportional, यानी कि ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फील्ड कम होगी, और डिस्टेंस आपका कम हो जाएगा तो फील्ड बढ़ेगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फील्ड कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। तो यदि हम इसको कलेक्टिवली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम कलेक्टिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे, अभी हम ये मैं मिटा देता हूं,
जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आता है तो आपको पता है कि उसके कारण हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो कांस्टेंट क्या है, dB इक्वल टू, यहां कांस्टेंट आएगा आपका k, ओके, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो यहां पर k का जो वैल्यू स्टूडेंट वो है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। यहां आप एक बात ख्याल में रखेंगे कि ये जो इक्वेशन मिला है ये आपका कोई वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है। यहां पर हमने कोई वेक्टर कंसीडर नहीं किया है, इसलिए मैंने कोई वेक्टर कंसीडर नहीं किया। यहां पे आप देखेंगे कि डीवी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल ये जो स्मॉल एलिमेंट है, यहां पर हमने एक छोटा एलिमेंट कंसीडर किया है लेंथ का, और आर ये जो डिस्टेंस है आपका ये इस कंडक्टर और ये इसके बीच का पॉइंट पी के बीच का करंट आई से फ्लो हो रहा है, और आपको बताइए मैग्नेटिक फील्ड डीवी लिया है हमने। तो ये क्वेश्चन क्या मिला, क्वेश्चन मिला हमें डीवी इक्वल टू म्यू नॉट, ओके। म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि मीडियम क्या है आपका, मीडियम मान लो एयर होगा, वैक्यूम होगा, वाटर होगा, जो भी होगा, तो उस एयर का या उस मटेरियल का जो एबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड करने का, यानी कि जितनी आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो जितनी आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी उतना आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतनी ज्यादा अच्छी वहां पे स्प्रेड होगी। यानी प्रोबेबिलिटी आपकी कम है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी उतनी स्प्रेड नहीं होगी, ओके। लेकिन जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको ज्यादा मिलेगी, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका बायो सॉर्ट्स का, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर मैं बता दूं आपको कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷, तो आपको म्यू नॉट क्या मिलेगा, म्यू नॉट मिलेगा आप लोग को 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इसकी म्यू नॉट की वैल्यू स्टूडेंट, ओके। तो ये तो हो गया आपका स्केलर फॉर्म हो गया किसका, बायो सॉर्ट्स लॉ का। इसका यदि हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा, यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो आपको पता है कि ये जो वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, आई को मैं बाहर लेता हूं तो ये जो लेंथ है ये भी वेक्टर में लिखना पड़ेगा, ये साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको यहाँ यूनिट वेक्टर आएगा, दैट इज आर कैप, और आपको पता है आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ओके। तो हम इसे रिप्लेस करेंगे तो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई में बाहर लेता हूं तो ये dl आ जाएगा, ओके। यहां पर ये साइन थीटा, ये मैं इधर लेता हूं और साइन थीटा, और ये आपको यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट, ओके। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ओके। तो यहां पर क्या है, ये क्या है, यहां पर आप देखेंगे आपकी dl वेक्टर dl आर बार साइन थीटा, ये क्या है, ये आपका क्या है, आपका क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, ये आर का आपका क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, डीएल वेक्टर डी इंटू क्रॉस आर वेक्टर, इसका क्या हम तो ये मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो लास्ट में क्या होगा आपको, लास्ट में मिलेगा स्टूडेंट आपको डी बी वेक्टर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आई एज रहेगा, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, डीएल वेक्टर ए आर, हमें आर क्यूब। तो फाइनली हमें वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन मिला वो क्या मिला, ये मिला हमें वेक्टर डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये है आपका बायो सॉर्ट्स लॉ, जो बताता है आपको कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड, उसके बाद में लेंथ ऑफ कंडक्टर, द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड दिस थिंग आर, उसके बाद में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट अगेन डिपेंड ऑन व्हाट, इट अगेन डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द पी पॉइंट, ओके। ये होगा आपका बायो सॉर्ट्स लॉ। अब हम देख सकते हैं कि इसमें से यदि हमको वैल्यू निकालना है या सॉरी इसका यूनिट निकालना है म्यू नॉट का, तो क्या मिलेगा हमें, तो वो देखेंगे अभी हम। तो यहां देखेंगे आपकी यदि हम म्यू नॉट का यूनिट निकालते हैं तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट इक्वल टू क्या आएगा, ये
यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट तो इधर हम डीवी लेंगे, डीवी आर स्क्वायर, ओके, इधर डीवी आ गया, आर स्क्वायर आ गया, और ये आई जो है, आई और डीएल, ओके, ये नीचे चले जाएंगे। तो आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ये टेस्ला में हम मेजर करते हैं, मैग्नेटिक टेस्ला मेजर करते हैं। आर स्क्वायर यानी कि इसका डायमेंशन का मीटर स्क्वायर आएगा। करंट आई हम ए में लेते हैं और डीएल का फिर हम एम कैंसिल हो जाएगा, इसका यूनिट क्या आएगा, टेस्ला मीटर ए इनवर्स, ओके, टेस्ला मीटर ए इनवर्स। इकाई का यूनिट आएगा आपका, मिनट का यूनिट आएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि आपके मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है। वो हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने निकाला राइट हैंड रूल से, ओके। राइट हैंड रूल से हमने देखा कि कंडक्टर करंट यदि अप डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यदि मैं मेरा थंब दिखाता हूं करंट के डायरेक्शन में, तो मेरे ये जो कर्व फिंगर है वो दिखाएंगे आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल से हमें मिला डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने बायो-सॉर्ट्स लॉ का यूज किया स्टूडेंट। बायो-सॉर्ट्स लॉ से हमने देखा कि डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field if the current given, length is given and the distance r is given। तो आज का जो टॉपिक स्टूडेंट एज यूजुअल मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको। आज हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कोई कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो उसके कारण कौन सी फील्ड निर्माण होती है, उसके कारण निर्माण होती है मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो हमने राइट हैंड रूल से देखा था, ओके। और राइट हैंड रूल के रूल से हमने देखा था कि यदि आपका करंट फ्लो रहा है अप साइड में तो आपकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा। तो और यदि हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो आपकी जो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की वो भी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे रहेगा तो ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो ऐसे इस तरफ से इधर रहेगी, ओके। फिर आज हमने देखा कि जो ये है जब करंट फ्लो होता है तो जैसे आपकी हीट जनरेट होती है उसके बाद आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार होती है। फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दो जो चैप्टर है MEEC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप देखेंगे कि एक कॉइल है और कॉइल के करीब जब हम मैग्नेट लेके जाते हैं तो वो कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ओके, व्हेन यू ब्रिंग मैग्नेट नियर अ कॉइल देन देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। मान लीजिए छोटा कोई लैंप लगा दिया तो लैंप के आपका ग्लो होगा, वेरएज इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड